नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। कहावतें हजार हजार साल टेस्ट करके बनाई हुई बातें हैं जो हमेशा अर्थपूर्ण साबित होती हैं। एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इससे आगे यह कहा जा सकता है कि यह सब देखना है तो हिसार राजा, जहां सैडवा गांव के लगभग 1 दर्जन लोग अपने स्वार्थ में एक प्रगतिशील किसान पर नाजायज दबाव और दबिश बनाकर सरकार, प्रशासन, पुलिस सबको चुनौती दे रही है। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गुण है तो अवगुण भी बहुत हैं। किसी ने इसे यह कहकर परिभाषित किया है कि जमहूरियत दर्जे हकीकत है, इसमें सिर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। मतलब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर गलत बात को सपोर्ट करने लगी तो शायद कानून इस बात को भी तरजीह देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हिसार जिले की तलवंडी रुक्का गांव का एक किसान सुरेश गोयल आज हर मामले में कानूनी तौर पर सही होते हुए भी कुछ असामाजिक तत्वों के कोप भाजन का शिकार नहीं हो रहा होता। न्याय के सभी दरवाजों पर जानी, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी वह उस बाग को सूखने से नहीं बचा पा रहा जिसे उसने किसान बनने से पहले ट्रांसपोर्टर के रूप में अंतिम पारी खेलकर बड़े शौक से लगाया था। सुरेश गोयल की कहानी बहुत मार्मिक है, इतनी मार्मिक कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रशासन, सरकार तक तथा अदालत तक में गुहार लगाने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिला तो अब आत्महत्या करने को मजबूर हुआ दिखाई देता है। वह ऐसे तथाकथित गुंडा तत्वों से घिर गया है जो उसे तरह तरह से परेशान करके गांव के लोगों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करते हुए उसकी जमीन को मतलब बाग को औने पौने दामों में खरीदने की योजना पर काम कर रही हैं। सुरेश गोयल को न्याय नहीं मिल रहा, इसकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा और यह जिम्मेदारी किसकी होगी यह तो बाद की बात है। लेकिन जब अधिकारी आपस में मिलकर किसी इंप्रेशन में आकर कोई मन बनाकर बैठ जाए तो फिर काम उसी तरह से होगा जैसे वो चाहते होंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण सुरेश गोयल और उसके बाकी सूख जाने का है। सुरेश गोयल चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग अपने गांव सड़वा की आड़ लेकर उसे गैरकानूनी तरीके से और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर परेशान कर रही हैं। उसकी बाग की सिंचाई की भूमिगत पाइप को चलने नहीं देते, तोड़ देते हैं। पहले प्रशासन थोड़ा बहुत रुचि लेता था, अब अधिकांश अधिकारी हाथ खड़े करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हमारी बस की बात नहीं है। अब कहानी पर आते हैं। सुरेश गोयल तलवंडी रुक्का गांव का रहने वाला है। पहले मुंबई में ट्रांसपोर्ट का काम करता था, करोड़ों का बिजनेस था, लग्जरी जीवन ही जी रहा था। अचानक उसके दिमाग में अपने पैतृक गांव के आसपास बाग और फार्म हाउस बनाने की योजना आई और उन्होंने अपनी माता की इच्छा अनुरूप लगभग 18.5 एकड़ जमीन पर बाग लगाने की शुरुआत की। तो स्थिति यह थी कि बाग वाली जमीन पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था 7 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा ठीक ठाक तरीके से हो रही थी। यह पाइपलाइन सरकारी नियमों के अनुसार लगी हुई है और इसे बकायदा खरीदा गया था, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज है। मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने यह जमीन और पाइपलाइन खरीदी गई थी उन्होंने ही सुरेश गोयल से इस कारण से ईर्ष्या होने लगी कि बाग मतलब उत्कृष्टता केंद्र पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और ये इतने अच्छे ढंग से स्थापित किया गया कि देश विदेश के लोग भी इसे आकर देखने लगे हैं। इस पहल के लिए सुरेश गोयल को कई बार सरकारी सम्मान मिले और उसे प्रेरणा स्रोत और प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाने लगा था। श्री गोयल की शिकायत है कि उपयुक्त जमीन बेचने वाले व्यक्ति श्री राम के पुत्र ओम प्रकाश ने गांव के कुछ और पेशेवर लोगों के साथ जोड़ यह योजना बना ली कि यह बाग औने पौने दामों में खरीदकर या फिर यहाँ से काबिज होना है। उन्हें पता था कि यदि बाग की सिंचाई का रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाए तो सुरेश गोयल अपंग की तरह अकेला खड़ा रह जाएगा, पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी और वह तंग आकर इस खेत और बाग को बेचकर अपने घर चला जाएगा। इसका आसान तरीका यही था कि पानी की सप्लाई को अवरुद्ध कर दिया जाए और उन्होंने नवंबर 2019 में यह काम कर दिखाया। ओम प्रकाश के कई साथियों ने मिलकर पाइपलाइन को तोड़ दिया। इस गोयल ने इसकी शिकायत की भागदौड़ की, फिर लॉकडाउन लग गया। बड़ी मुश्किल से 23 जून 2020 को यह लाइन जोड़ी जा सकी, परंतु उपरोक्त शरारती तत्व लोग खाली बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने 24 जून 2020 को इस लाइन को फिर से काट दिया। इस पर उनके खिलाफ 24 जून को मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु इन लोगों ने सरकार की और पुलिस की परवाह न करते हुए जुलाई 2020 में से फिर से काट दिया। गोयल ने हिम्मत नहीं हारी, हितैषी करके फिर लाइन जुड़वाई गई, लेकिन लाइन जुड़ गई, परंतु सुरेश गोयल को उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने, तंग करके पानी की सप्लाई रोकने के लिए ओम प्रकाश आदि ने सारा रास्ता ही बंद कर दिया और नलकूप में ईंट भर दी, केबल काट दी और अब बिजली भी है, कनेक्शन भी है, पाइपलाइन भी चालू है, परंतु नलकूप की मोटर नहीं चल रही, इसलिए पानी की सप्लाई बंद है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, परंतु किसी की गिरफ्तारी नहीं की। आरंभ में जब पाइपलाइन कटी, सुरेश गोयल को महंगे दामों पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ी जो ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी। बहुत दौड़ धूप के बाद, इधर उधर धक्के खाने के बाद श्री गोयल प्रशासन की मदद से मजिस्ट्रेट को नियुक्त करा पाइपलाइन जुड़वाने में सफल होते रहे, परंतु बदमाशों की धींगा मस्ती देखिए कि कुछ दिन के बाद यही लोग पाइपलाइन को फिर से काट देते हैं।
7 किलोमीटर लंबी लाइन को रखवाली कितनी कठिन है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, लेकिन उपयुक्त गैंग के लोग तो इस रास्ते से गुजरने तक की चुनौती देने लगते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से पाइपलाइन बिछी है उस रास्ते से जाने नहीं देंगे। कई बार इसी बात पर सुरेश गोयल के मजदूरों के साथ मारपीट तक की गई। सुरेश गोयल के परिवार ने जिस ओम प्रकाश के पिता से जमीन खरीदी थी, उसी ने एक योजना के तहत नलकूप के बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन को ही कटवा दिया, जिसे न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जोड़ा गया। देखा जाए तो यह इस बात के लिए ओम प्रकाश आदि से हर्जाना लिया जाना चाहिए, लेकिन कई मामलों में उसके साथियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। इन लोगों का विवरण भी जरूरी है जो इस तरह का विधि विरुद्ध काम करके गांव में ही दंदनाते हुए घूम रहे हैं और पुलिस उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी ढंग से नहीं कर पा रही। इनके नाम इस प्रकार से हैं: ओम प्रकाश पुत्र श्री सुरेश पुत्र फूल सिंह, रवि पुत्र चरण सिंह, बलजीत पुत्र सुरजाराम, सुनील पुत्र लीलाराम, राजेंद्र पुत्र ओम प्रकाश, पवन पुत्र अभयराम, सरवन पुत्र दल सिंह, सोमवीर पुत्र सूरजभान, महावीर पुत्र रामस्वरूप और पवन पुत्र जिले सिंह सभी सहड़वा गांव के रहने वाले हैं। हाँ, एक बात और गौर करने की है कि जब सुरेश गोयल ने जैसे तैसे करके बार बार तोड़ी हुई पाइपलाइन को जुड़वाने में सफलता हासिल कर ली तो उपयुक्त आरोपी से रहा न गया, बांस न बजी बांसुरी वाली कहावत को चरितार्थ करने की ठान ली और जिस नलकूप से पानी की सप्लाई होती थी उसे ही केबल जलाकर कनेक्शन काटकर और नल की नलकूप के कुएं में इत्यादि भर कर ऐसी व्यवस्था कर दी कि न मोटर चल पाए न पानी चल पाए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज जरूर किया, परंतु गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इन सब ने मिलकर सुरेश गोयल को सबक सिखाने के लिए एक नया ही प्रोग्राम बना डाला। गांव की स्वर्ण जयंती की 2 महिलाओं को मोहरा बनाकर उन्हें दलित बताकर छेड़छाड़ और बलात्कार आदि का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद में पुलिस को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई। शिकायत करने वाली सहवड़ा गांव की एक जाट जाति की महिला विमला देवी, पत्नी जिले सिंह राजपूत समुदाय की अमिता, पति ने उस दिन सुरेश गोयल के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज करा दी, जिस दिन वह वहां था ही नहीं। पुलिस इन सब आरोपियों को क्यों बचा रही है उसका तर्क देखिए। तर्क कुछ इस तरह दिया जा रहा है कि सारा गांव इनके साथ है, यह भी कि भूमिगत पाइपलाइनों के कारण गांव के आसपास का भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है, जबकि इस बात में लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। जबकि असली बात तो यह है कि शरीफ कानून को मानने वाला, सारा काम कानून के तरीके से करने वाला आदमी सुरेश गोयल जब पुलिस अधिकारियों के पास जाता है तो उसके साथ मुश्किल से 2 व्यक्ति होते हैं, लेकिन जुर्म करने वाले जो लोग कानून के हाथ में लेकर चल रहे हैं उनके साथ 50 लोग चले जाते हैं। और इसी बात से पुलिस सुरेश गोयल की नहीं उन आरोपियों की बात करने लग जाती है। गाँव के लोग झूठी बात भी कहें तो सच्ची और सुरेश गोयल सच्ची बात भी कहे तो झूठी। जब ऐसी स्थिति हो तो पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, उसकी हताशा और निराशा को हम सब घर बैठकर भी महसूस कर सकते हैं। सुरेश ने फल आदि की बिक्री के व्यवसाय में आसपास की 50 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दे रखा था, वह भी घर बैठ गई हैं। सुरेश गोयल ने कृषि मंत्री, डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, डीसी हिसार, एसपी हिसार से न जाने कितने और अधिकारियों के समक्ष जाकर या पत्र आदि लिखकर अपनी दशा दुर्दशा को उनके सम्मुख रखा है, परंतु स्थिति यथावत बनी हुई है। बाग सूख रहा है, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं बचा है। इतने बड़े बाग की सिंचाई टैंकरों से करना संभव नहीं है। अब सुरेश गोयल अकेला पड़ गया है। कमाल की बात यह है कि उसने इस हरासमेंट के लिए उपयुक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी। इस बात को 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, परंतु कोरोना के कारण लंबी तारीखों के कारण अभी तक केस निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। गोयल को न प्रशासन से मदद मिल रही है, न विभाग से, न पुलिस से। ऊपर से वह गांव के उपयुक्त लगभग 1 दर्जन लोगों का जो यह सिंडिकेट बना हुआ है वह धमकी देने से भी बाज नहीं आता। सुरेश को अपने साथ 1-2 सुरक्षाकर्मी रखने पड़ रहे हैं, उसे अपनी और बाग की सुरक्षा करनी पड़ रही है, परंतु कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही। सुरेश गोयल ने डीजी पुलिस प्रशांत कुमार अग्रवाल से 12 नवंबर को मुलाकात कर अपनी बात कहने की कोशिश की, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई। वह दरख्वास्त देकर लौट गया। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल से मुलाकात कर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने कार्यवाही करने का यकीन दिलाया, परंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। सुरेश गोयल को न डीसी हिसार, न एसपी हिसार, न डीजी पुलिस, न मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से न्याय मिला। न्यायालय का फैसला न जाने कब आएगा, शायद तब तक सारा ही बाग सूख जाएगा और असामाजिक तत्व इतने हावी हो जाएंगे कि सुरेश गोयल को हाथ से लगाया गया तो वह बाग औने पौने दामों में बेच कर जाना पड़ेगा। उसका कसूर यह है कि वह उस दबंग तबके से ताल्लुक नहीं रखते जो गैर कानूनी काम कर अपना अधिकार मानता है।
मतलब जिसे अमूमन न पुलिस का डर होता है न प्रशासन का। अब देखना यह है कि सरकार, कृषि विभाग और पुलिस सुरेश गोयल के बाग की सिंचाई को बहाल करा पाएगी या नहीं। देखा जाए तो बाग में सिंचाई का काम नवंबर 2019 से बंद पड़ा है। गौरतलब है कि जब पुलिस अपराध करने वाले इन्हीं लोगों की अपेक्षा अनुरूप गिरफ्तारी नहीं कर पा रही तो पाइपलाइन चलो आना तो उसके लिए और भी बड़ी चुनौती है। किसी ने सही कहा है कि गरीब और शरीफ आदमी को बेवजह 2 धक्के ज्यादा लगते हैं। पाठकों और श्रोताओं को बता दें कि इस मामले में मुख्य सचिव हरियाणा की तरफ से डीजी पुलिस हरियाणा को एक पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। पता चला है कि इसमें आगे कार्रवाई हो रही है। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।